नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, कक्षा की शुरुआत करेंगे जहां पर पिछली कक्षा में हम रुके थे, वहीं से आगे बढ़ेंगे और वहीं से आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करना में आज थोड़ा देरी भी हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमने महात्मा गांधी को पढ़ना शुरू किया था, और जब मैंने आपको महात्मा गांधी बताया तो हमने बताया कि महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या है। हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में देखा। उसके बाद हम अब क्या देखेंगे, तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका देखेंगे। हम क्या देखेंगे अब, गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, भूमिका देखेंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है जी, चलिए तो यहीं से क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों, यहीं से क्लास को शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जरा एक कमेंट करके एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं कि गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, तो आपके दिमाग में सबसे पहला आंदोलन कौन सा आता है? आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि गांधी के बारे में जब मैं आपसे कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में, गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, तो सबसे पहला नाम आपके मन में क्या आता है, जरा मुझे बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधी की भूमिका की हम बात करते हैं तो शुरुआत महात्मा गांधी की 3 बड़े आंदोलनों से होती है, और तीनों आंदोलन पारी पारी से होते हैं। जैसे सबसे पहले जिस आंदोलन का नाम आता है वो आंदोलन बिहार से ही हुआ, और उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। उसके ठीक बाद एक और आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह के ठीक बाद एक और आंदोलन हुआ जिसे आप कहते हैं खेरा सत्याग्रह। और तीसरा एक और आंदोलन हुआ जिसे आप कहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये तीनों आंदोलन पारी पारी से हुए, एक श्रेणी में हुए और एक लगातार हुए। ये 3 बेसिक आंदोलन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को एक तरह से भारत में लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाया। आखिर गांधी पहली बार उतरे होंगे तो पहली बार तो पूरे भारत ने इनके सामने हाथ नहीं जोड़ लिया होगा, पूरे भारत ने इनका नेतृत्व नहीं स्वीकार किया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 3 ऐसे आंदोलन थे, इन आंदोलनों की वजह से गांधी को भारतीय जनमानस के बीच लोकप्रिय हुए। कहने का तात्पर्य है कि ये 3 जो आंदोलन हुए, ये 3 आंदोलन कौन से? ये 3 आंदोलन वो आंदोलन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को लोगों के नेता के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, ठीक है अंजल बॉय जी, बिल्कुल करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, अब सुनिए, तो शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत गांधी को बिहार की धरती ने ही तो नेता बनाया। बिहार की ही वो धरती है जिसने गांधी को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। तो वहीं से हम लोग आज की क्लास की भी शुरुआत करेंगे और वहीं से हम लोग क्लास की बातचीत भी करेंगे, है ना। ठीक है, तो आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए, चंपारण सत्याग्रह। अब सबसे पहले जब चंपारण सत्याग्रह का नाम आता है तो आपके दिमाग में बिहार का मैप आता होगा।
ये अपना बिहार है मान लेते हैं। इस बिहार में, इस बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर एक प्रांत है। उस प्रांत का नाम क्या है? इस प्रांत का नाम है चंपारण। ये जो चंपारण है, ये जो चंपारण जिला है, ये जो चंपारण जिला है, ये बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके पर है। ये उत्तर पश्चिम इलाके पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चंपारण का इलाका है, ये बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके पर है। और हम इस चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। ये चंपारण सत्याग्रह का वर्ष कौन सा है? तो वर्ष है 1917। 1917 के अंदर में बिहार में एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिसे आप चंपारण सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, मामला क्या था। मामला यह था कि ये जो चंपारण है, इस चंपारण पर नील की खेती होती थी। अब ये नील की खेती कहने का तात्पर्य, ये किस नील की हम बात कर रहे हैं? ये जो हम नील की बात कर रहे हैं, ये किस नील की बात कर रहे हैं? जो आपकी मम्मी 4 बूंदों वाला उजाला डालती थी। जो आपकी मम्मी जो है 4 बूंदों वाला जो उजाला डालती थी, उसी 4 बूंदों वाला उजाले की हम बात कर रहे हैं। उसी 4 बूंदे वाले उजाले की हम बात कर रहे हैं। और ये जो 4 बूंदों वाला उजाला है, इसी 4 बूंद वाले उजाले के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो नील की खेती थी, नील कैसा है भाई? तो नील, अगर आप ध्यान देंगे तो नील एक नगदी फसल है। नगदी फसल कहने का तात्पर्य क्या है? नगदी फसल कहने का तात्पर्य क्या है? कि वैसा फसल जिसको बेचकर नगद पैसा आए, उसे हम नगदी फसल कहते हैं। वैसा फसल जिसको बेचकर नगद पैसा आए, उसे हम क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। अब नील की खेती हो रही थी चंपारण के अंदर में, नगदी फसल था, किसानों को खूब फायदा हो रहा था। लेकिन अचानक से इस नील की खेती का व्यापार जो है ठप पड़ गया। व्यापार जो है ठप हो गया। अब यही कहानी मुझे आपको समझानी है, जरा ध्यान दीजिएगा मामला क्या है। जब आप इस पूरे भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर में ये जो बंगाल वाला इलाका है, आपको पता है कि बंगाल के इलाके में जबरदस्ती लोगों से जो है जबरन नील की खेती कराई जाती थी। जबरन जो है नील की खेती कराई जाती थी। और आपको याद भी होगा कि इसी नील की खेती के ऊपर जब विवाद हुआ, तो एक किताब भी लिखी गई है ना। उस किताब का नाम क्या था? नील दर्पण। और यही वो नील दर्पण किताब है जिसे लिखा किसने? तो एग्जाम में पूछेगा तो आप कहेंगे दीन बंधु मित्रा ने लिखा। और इसी दीन बंधु मित्रा ने लिखा इस किताब के अंदर में कि नील कर खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। खैर, इसी बंगाल से सटा हुआ इलाका हमारा बिहार भी था। और यूं कहें, हम तो बंगाल के ही हिस्सा हुआ करते थे, अभी अभी बंगाल से अलग हुए थे। तो ये जो बिहार का इलाका था, ये जो बिहार का इलाका था, इस बिहार के इलाके में नील की खेती होती थी। अब शुरू में जब नील की खेती हो रही थी, तो नील की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद थी, क्योंकि काफी पैसा मिलता था। तो किसान जो है काफी फायदेमंद हुआ करता था। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूं क्या इस टॉपिक को? मेरी इच्छा है कि आपको इसके पीछे की कहानी भी जाननी चाहिए। मेरी इच्छा क्या है कि आपको इसके पीछे की कहानी भी जाननी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं पूरा डिटेल में इसको पढ़ा दूं। अगर आप कहें तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दूं इसको। चलिए, यस सर, लोग कह रहे हैं। अब सुनिए, अब नील की काफी खेती फायदेमंद होती थी और अंग्रेज जो है नील की खेती कराते थे। और नील जो है, इस नील की यूरोपीय बाजारों में काफी मांग थी। इस यूरोपीय बाजार में नील की काफी मांग हुआ करती थी और इसका खूब सेल होता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जब ये नील की खेती कराते थे, तो नील की खेती कराने के बाद भारत के किसानों को पैसा भी देते थे, अच्छा खासा पैसा देते थे। भाई शत्रुघ्न जी, 1908 और 1909 दोनों आंसर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अब हुआ क्या कि जब नील की खेती बहुत सारे बिहार के लोग करने लगे, तो अंग्रेजों को दिखा, करे बिहारी तो खूब फायदा कमा रहे हैं।
तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते हैं, अब हम सब से नील की खेती नहीं कराएंगे। अब नील की खेती उन्हीं को करने के लिए मिलेगा जो जमीन का अपना एग्रीमेंट करेगा। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो लोग अपने जमीन का अनुबंध करेंगे उन्हीं लोगों को हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि वो नील की खेती करें, और उन्हीं से हम जमीनों से, उन्हीं से नील हम खरीदेंगे भी। और जमीन का अनुबंध जो है 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक इन्होंने करने का दिया कि आप अपना जमीन हमसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 20 से 25 साल का, तभी आप नील की खेती कर पाएंगे। अब किसान तो भाई बेचारे थोड़े से लालच भी है उनको, किसानों को, और किसानों को यह दिख रहा है कि हमारा अच्छा खासा लाभ भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। तो किसानों ने धीरे धीरे नील की खेती करने के लिए अपनी जमीनों को एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। अब जब एग्रीमेंट होने लगा जमीनों का, तो अंग्रेज इनसे खेती कराने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ खुशहाल था, नील की खेती कर रहे थे, जमीनें बंजर हो रही थी लेकिन फिर भी कर रहे थे क्योंकि पैसा आ रहा था। अब वैसी परिस्थिति में धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से एक धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ भाई? धोखा बस इतना ही हुआ कि 1901 के अंदर में 1901 में अचानक से दुनिया में एक आविष्कार हुआ, और वो आविष्कार हुआ जर्मनी में। जर्मनी में केमिकल, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, जर्मनी में केमिकल डाई का आविष्कार हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताइए, केमिकल डाई का आविष्कार का मतलब क्या? कि अभी तक नील की खेती करना होता था, अभी तक मान लीजिए कि नील की खेती होती थी, तो आप नील का जो है आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको एक मिलेगा कि नील का एक पौधा होता था, डायग्राम भी मिलेगा। आप इतिहास पढ़ाते नहीं, दिल में उतार देते हैं, जो पूरी जिंदगी याद रहेगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन आप पढ़ लीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? अभी आप पढ़ लीजिए, सुनिए। अब मामला क्या हुआ कि अब बाल्टी में वो देखिएगा कि वो पेड़ होता था, एनसीईआरटी को जब आप खोलेंगे, वो पेड़ को जो है एनसीईआरटी में आपको दिखेगा कि वो पेड़ का डाली काटा जाता था, उसको मशीन में पीसा जाता था, फिर पाउडर निकलता था, और उसी पाउडर को इस पानी में उस पाउडर को डाल के घोला जाता था। कैसे पहले गांव में चूना पोताता था, तो देखते थे घर में जब चूना पोताता था, बाल्टी में पानी रख के उसमें नील मिला दिया जाता था। वही नील की हम बात कर रहे हैं। तो नील बताइए घोलना पड़ेगा, पूरा दुनिया घोलता था, लेकिन अचानक से जर्मनी में एक आविष्कार हो गया। जर्मनी में क्या हुआ साहब? जर्मनी में केमिकल बूंद निकल गया, यानी उजाला समझते हैं ना, 4 बूंदों वाला उजाला समझते हैं ना। अब अचानक से 4 बूंदों वाला उजाला जो है जर्मनी में 1901 में आविष्कार हो गया। अब आदमी को क्या करना है? बाल्टी वही है, उस बाल्टी में पानी वही है, अब पानी वही है, लेकिन ऊपर से सिर्फ 4 बूंद इसमें ऐसे गिरा देना है। अब ये पूरा पानी अपने आप घुल जाएगा। तो मुझे बताइए कि लोग कौन सा पसंद करेंगे? क्या ये लोग ए वाला पसंद करेंगे नील, या बी वाला पसंद करेंगे जो जर्मनी ने आविष्कार किया है? मान लीजिए कि यूरोप के बाजार को बेचना है, यूरोप के बाजार में लोगों को खरीदना है, तो लोग कौन सा खरीदेंगे? क्या ए खरीदेंगे या बी खरीदेंगे? जरा कमेंट करके बताइए। तो कौन सा नील खरीदेंगे, जरा मुझे बताइए। कौन सा नील खरीदेंगे, मुझे बताइए। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में बट ऑब्वियस सी बात है कि लोग बी वाला खरीदेंगे, यानी कौन अपना हाथ गंदा करना चाहेगा? कौन मिलाना चाहेगा? कौन हाथ गंदा करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। इसीलिए बी वाला जो है नील चल गया। और ये नील जो भारत में पेड़ों से उगाया जाता था, यही कारण था कि भारतीय नील, मैं एक लाइन यहां पर लिख रहा हूं और इतनी कहानी इसीलिए सुना रहा हूं कि भारतीय नील की यूरोपीय बाजारों में मांग घट गई। घट क्या गई? समाप्त हो गई लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है वही चाहता है।
और यही कारण था कि भारत में पैदा होने वाला नील जो है यूरोप के बाजारों में मांग कम हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि जब भारतीय नील यूरोप के बाजार में डिमांडे नहीं रहेगा तो सप्लाई होगा क्या? रहमान जी बन रहा है और उसको अपडेट कर दिया जाएगा। यार कमेंट बंद कर दो भाई, मुझे ना डिस्टरबेंस हो जाता है, एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वैसे उतना कमेंट आता है ना, परेशान हो जाता हूं। कितना लोग लाइव है अभी? 47,000। बताओ कि कमेंट कितना स्पीड में आ रहा है, हम क्या करें? कमेंट मेरी क्लास में ना बंद कर दो या मेरी स्क्रीन से हटा दो कमेंट को। हाँ हटा दो कमेंट को। अब सुनिए मेरे भाई, भारतीय नील की यूरोपीय बाजारों में मांग क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जब भारतीय नील की यूरोपीय बाजारों में मांग समाप्त हो गई तो अब क्या करेंगे? अंग्रेज तो भाई चालू बिजनेसमैन है, तो अंग्रेज जो बिजनेसमैन है वो तो चालू बिजनेसमैन है, तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज जो है अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज क्या भारत में लोगों को एडवांस पैसा देंगे नील की खेती के लिए? अचानक से उनकी नील की खेती क्या हो जाएगी? नील की खेती रुक जाएगी। रुकेगी या नहीं रुकेगी? जब रुक जाएगी, अब जब नील की खेती रुक जाएगी तो अंग्रेजों को लॉस होगा कि नहीं होगा? भाई जब अंग्रेज जब नील की खेती करते थे तो उनको काफी फायदा मिलता था, बेचते थे, भारतीयों को कम पैसा देते थे, अपने ज्यादा पैसा रख देते थे। ठीक है, तब नील की खेती जब रुक गई तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों को नुकसान होने लगा, बिजनेस में नुकसान होने लगा, और यहीं से चंपारण का खेल शुरू होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ओरिजिनल कहानी समझिए। इधर क्या हुआ कि इधर जो चंपारण के किसान थे, चंपारण के किसान जो थे, उन किसानों ने जमीनों का तो एग्रीमेंट कर रखा था। अब इन किसानों को अंग्रेजों ने कहा कि अगर अपनी जमीन मुक्त करवाना चाहते हो, अनुबंध से मुक्त करवाना चाहते हो, अनुबंध से मुक्त करवाना चाहते हो तो मोटी रकम देनी होगी। मतलब इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी यह जमीन तो हमने 20-25 साल के लिए एग्रीमेंट कर ली है, तुम्हारी जमीन तो हमने 20-25 साल के लिए एग्रीमेंट कर ली है, अब तुम चाहते हो कि भाई अब तो नील की खेती हो नहीं रही है, नील का डिमांड है नहीं, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीनें मुक्त कर दी जाएं। ऐसे मुक्त नहीं होगा, तुम्हें उसको अगर फ्री करवाना है हम लोगों से, एग्रीमेंट का पेपर तुम चाहते हो कि हम फाड़ दें, तो उसके बदले पैसा दो भैया, हमारा नुकसान हो रहा है। क्या हो गया अंशु, क्या समस्या है बताइए आपको? और वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने कहा कि भैया हमें नुकसान दो, और अचानक से ये जो झटका लगा, ये 19 लाख किसान इससे प्रभावित हुए। क्योंकि चंपारण के अंदर में अचानक से 19 लाख किसान जो है प्रभावित हुए। ये तो एक कहानी हो गई। अब समझिए, अंग्रेज जब खेती कराते थे तो चंपारण में एक प्रथा लागू थी जिसे तीन कठिया प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? तीन कठिया प्रथा कहते थे। अब ये तीन कठिया प्रथा क्या होता है भाई? तो तीन कठिया प्रथा का मतलब है 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन, 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी है जबरदस्ती। और लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे बाद में, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल तो रहा नहीं। और नील की खेती से क्या होता था? नील की खेती से जमीनें बंजर हो जाती थी। नील की खेती से जमीन जो है वो बंजर हो जाता था। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में कोई किसान खेती करना नहीं चाहता था। ये एक कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है, जिस व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ल।
एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिस व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ल। मूल रूप से कह लें तो ये भी एक किसान हुआ करते थे, और ये भी कह सकते हैं कि मूल रूप से ये किसान के नेता हुआ करते थे। और मूल रूप से अगर कहें तो ये राजकुमार शुक्ल जो है मूल रूप से किसानों के नेता भी हुआ करते थे। ठीक है, अब समझिए कि मामला क्या है। ये जो राजकुमार शुक्ल थे, ये राजकुमार शुक्ल जब ये जमीनें लोगों की जबरदस्ती जमीन जो है मुक्त करने के लिए, जब लोगों से पैसा लिया जा रहा था, जमीन मुक्त करने के लिए पैसे की वसूली हो रही थी, तो इनको पता चला, तो इन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आंदोलन करेंगे। हम क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। और तब जाकर इन्होंने किसानों की आवाज उठाई। तब जाकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने चंपारण के किसान की आवाज को बुलंद किया। और जब इन्होंने किसान की आवाज को उठाया, तो उस टाइम पीरियड में एक जगह है, जैसे आप जब बेतिया से बगहा की ओर जाएंगे ना, तो एक जगह बीच में पड़ता है, जरा कमेंट करना। एक जगह है जिसको कहते हैं बेलवा कोठी। कितने लोग जानते हैं इस बेलवा कोठी को? जरा कमेंट करना। बेलवा कोठी के मैनेजर हुआ करते थे। ये अंग्रेजों की कोठी हुआ करती थी, और इस मैनेजर का नाम था मिस्टर एमएन। क्या नाम था? जरा बताना एक बार। मिस्टर एमएन। मिस्टर एमएन ने खबर भिजवाया कि राजकुमार शुक्ल, तुम एक काम करो, आकर हमसे मुलाकात कर लो। इन्होंने बोला कि राजकुमार शुक्ल, तुम आकर हमसे मुलाकात कर लो। ठीक है, उन्होंने कहा कि राजकुमार शुक्ल आके तुम क्या कर लो। एमएन ने बुलावा दिया। जब मिस्टर एमएन ने राजकुमार शुक्ल को बुलाया, राजकुमार शुक्ल मिलने नहीं गए। जब राजकुमार शुक्ल मिलने नहीं गए, तो मिस्टर एमएन चूंकि भाई अंग्रेज था, पावरफुल था, मैनेजर था, तो इसने इनको पुलिस भेजकर गिरफ्तार करवा लिया। बोला कि तू हीरो बनता है, तुम बहुत नेता बनने का तुमको शौक है, हाँ? बनेगा नेता। कैसे छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है? इसने बोला कि बनेगा नेता, और वैसी परिस्थिति के अंदर में इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो राजकुमार शुक्ल जो है 18 दिन जेल में रहे। और आप बताइए कि एक जब 18 दिन ये जेल में रहे ना, तो यहीं पर एक क्रांति की ज्वार जगी। जब कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में होता है, जब कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में होता है, तो उसे दुख होता है। तो इस निर्दोष व्यक्ति को जब अंग्रेजों ने जेल में रखा, तो इस निर्दोष व्यक्ति ने तय कर लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे? तो हम आंदोलन कर लेंगे।
शुक्ल जब, अब आवाज आ रही होगी, शुक्ल जब जेल से बाहर निकलते हैं, राजकुमार शुक्ल जो है जब जेल से बाहर निकलते हैं, जब शुक्ल जो है जेल से बाहर निकलते हैं, यहां तक आपको मैंने बताया कि 18 दिन तक शुक्ल जेल में रहते हैं। शुक्ल, आज क्या हो रहा है जी, एकदम पढ़ाने नहीं देगा क्या आज, रोज रोज अरंगे लगा देता है, ऑल्टरनेट करके अरंगा लगता है। शुक्ल जेल में रहते हैं और जब शुक्ल जेल से बाहर निकलते हैं, जब शुक्ल जेल से बाहर निकलते हैं तो बोल अंदर जेल में मन मन अपने आप को कहते हैं कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं, तुमने मुझे जेल में रखा है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको, ईंट से ईंट बजा दूंगा। और वैसी परिस्थिति के अंदर में शुक्ल जेल से बाहर निकलते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद शुक्र अपने मित्र जो है ब्रजकिशोर बाबू के साथ शुक्ल जो है चल पड़ते, और शुक्ल जो है अपने मित्र ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ या ब्रजकिशोर बाबू के साथ, ये कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं, इनके साथ ये छपरा जाते हैं, और छपरा में कांग्रेस की बैठक हो रही होती है, आईएनसी की, प्रांतीय कांग्रेस की, ऐसे लिख सकते हैं कि छपरा के अंदर में प्रांतीय कांग्रेस की बैठक थी, उस बैठक में हिस्सा लेते हैं, और बैठक, प्रांतीय कांग्रेस की बैठक वहां चल रही थी। उस प्रांतीय कांग्रेस की बैठक में शुक्ल पहुंचते हैं और शुक्ल कहते हैं कि हे बिहार के कांग्रेस के नेताओं, उठो, और भारत के एक दूर कोने में किसानों का शोषण हो रहा है, तुम हमारे साथ मिलकर उस पर आवाज उठाओ। लेकिन यहां पर कोई इनकी मदद नहीं करता है। छपरा से फिर ये निकलते हैं, ये भागलपुर जाते हैं, भागलपुर में भी कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, कोई मदद नहीं करता है। तब इनके मित्र इनको लेकर के लखनऊ जाते हैं। साल होता है 1916 और लखनऊ के अंदर में आईएनसी की बैठक चल रही होती है, कांग्रेस की बैठक चल रही होती है, राजकुमार शुक्ल इसके अध्यक्ष होते हैं। यहां जब ये पहुंचते हैं तो ये मुलाकात करने तो जाते हैं सरदार पटेल से, क्योंकि पटेल उस समय किसानों के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन पटेल की व्यस्तता होती है तो वो कहते हैं कि महात्मा गांधी आपकी मदद करेंगे। अभी तक शुक्ल जो है गांधी को नहीं जान रहे हैं, अभी तक शुक्ल नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन है, अभी तक शुक्ल नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन है। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी पीछे में बैठे होते हैं। लखनऊ का यह अधिवेशन शुरू होता है। इस अधिवेशन के अंदर में जब गांधी से ये बातचीत करते हैं, लखनऊ का अधिवेशन शुरू होता है, गांधी से जब ये बातचीत करते हैं तो महात्मा गांधी इनको बताते हैं, महात्मा गांधी को ये बताते हैं कि समस्या क्या क्या है। तो गांधी कहते हैं कि शुक्ल जी, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, आप बिहार के एक दूर कोने से आए हैं, आपकी समस्या बड़ी है, तो आप एक काम करिए, आप मंच पर जाइए और मंच पर से जाकर पूरे कांग्रेस के लोगों को बताइए। और तब जाकर शुक्ल जो है, यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे, तब जाकर शुक्ल क्या करते हैं, तो तब जाकर शुक्ल मंच से संबोधन करते हैं। और यहीं से एक सवाल पूछा जाता है। अब शुक्ल क्या थे, किसान थे। यहीं से एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन व्यक्ति था, वो प्रथम किसान कौन जिसने कांग्रेस के मंच से पहली बार संबोधन किया, तो शुक्ल थे। यानी 1916 से पहले आज तक किसी बड़े किसान ने कांग्रेस के मंच से कुछ बोला नहीं था, नहीं बोला था। और वैसी परिस्थिति के अंदर में राजकुमार शुक्ल मंच से संबोधन करते हैं, तो वहां पे अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। और अंबिका चरण मजूमदार जो यहां पर होते हैं साथियों, वो अंबिका चरण मजूमदार होते हैं वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष। और अंबिका चरण मजूमदार उसी वक्त गांधी जी को आदेश देते हैं, क्योंकि गांधी तो अभी नए नए आए हैं, 1915 में तो लौटबे किए हैं, अभी 1916 चल रहा है। गांधी तो भारत आए हुए 1 साल हुआ है, अभी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, उसके बाद भारत आए हैं, अभी नए नए हैं महात्मा गांधी। गांधी तो जानते भी नहीं है कि चंपारण है कहां। गांधी
तो जानते भी नहीं हैं कि चंपारण है कहां। और वैसी परिस्थिति के अंदर में अंबिकाचरण मजूमदार जो होते हैं वो महात्मा गांधी को कहते हैं कि गांधी जी आप चंपारण का दौरा करें। गांधी जी को निर्देश देते हैं कि आप चंपारण का दौरा करिए, आप अभी जूनियर हैं, चंपारण का दौरा करें एवं रिपोर्ट तैयार कर अगले बैठक में यानी अगले अधिवेशन में जमा करें। अब गांधी को यह आदेश देते हैं कि गांधी जी आप जाइए चंपारण, चंपारण का दौरा करिए और चंपारण का दौरा करने के बाद चंपारण का दौरा करिए और चंपारण के दौरा करने के बाद आप वापस आइए और वापस आने के बाद क्या करिए, हमें रिपोर्ट जमा कीजिए। अब गांधी जी बोलते हैं ठीक है भाई हम जाते हैं। गांधी को खीर खाने से कौन बचाता है, आगे आएगा भाई, आगे आएगा, है ना। बत्तख मियां उनका नाम है, आगे बताऊंगा। अब गांधी जी को यह खबर मिलती है तो गांधी उसके बाद लखनऊ में राजकुमार शुक्ल को निकलते समय बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। फिर लखनऊ से कानपुर रेलवे स्टेशन पे, यही एग्जाम में पूछा था कि कौन से रेलवे स्टेशन पर, तो कानपुर रेलवे स्टेशन। उसके बाद कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी जब इनसे मिलते हैं राजकुमार शुक्ल से दोबारा, तो कहते हैं कि शुक्ल मैं मार्च अप्रैल में आऊंगा। शुक्ल को यह कहते हैं कि मार्च या अप्रैल महीने में मैं चंपारण आऊंगा, मार्च अप्रैल में चंपारण आऊंगा। यहां तक सबको समझ में आई कहानी? थोड़ा लंबा जा रहा है, मुझे इच्छा है कि मैं डिटेल में पढ़ाऊं। मैं चाहता तो अभी तक इस टॉपिक को खत्म कर चुका होता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो राजकुमार शुक्ल जो है गांधी से मिलते हैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर, तो गांधी जी कहते हैं अरे शुक्ल तुम चिंता मत करो, हम अगला साल मार्च अप्रैल में चंपारण आएंगे। ठीक है जी। अब यहां तक अब शुक्ल जो है एकदम प्रेमिका की तरह इंतजार करते हैं कि यार अभी तक गांधी नहीं आए। कैसे एक प्रेमिका इंतजार करती है? मान लीजिए कि कैसे जो है, जैसे हमारे क्लास में प्रिया नाम की एक लड़की है, बहुत कमेंट कर रही है, तो मान लीजिए कि प्रिया किसी का इंतजार कर रही है ना। मान लीजिए कि ये प्रिया है, प्रिया सिंघानिया है ना, सिंघानिया, प्रिया सिंघानिया है, और प्रिया सिंघानिया इंतजार कर रही है अपने, है ना, किसका इंतजार कर रही है? रामलाल का। मान लीजिए इसका नाम रामलाल है ना। प्रिया इनसे बेहाय मोहब्बत करती है, लेकिन तब तक प्रिया के पापा जो है, प्रिया के पापा प्रिया के लिए एक लड़का ढूंढ देते हैं, है ना, एक लड़का ढूंढ देते हैं। उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है रामनंदन या राम कुमार, मान लीजिए राम कर देते हैं, राम कुमार। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में रामलाल नाराज हो जाता है। रामलाल इसको फोन लगाता है। रामलाल को जैसे ही पता चलता है कि इसके पापा जो है वो लड़का ढूंढ दिए और ये लड़का जो है आईएएस है, लड़का आईएएस है। रामलाल फोन करता है प्रिया को, हेलो प्रिया, ये क्या सुन रहे हैं हम? तो प्रिया बोलती है क्या हुआ? तो हम सुने तुम्हारा ब्याह सेट हो गया। तो प्रिया बोली हाँ, मैं क्या बताऊं, मेरे पापा ने मेरा ब्याह सेट कर दिया। रोने लगती है प्रिया। तो जब प्रिया रोने लगती है तो रामलाल कहता है सुने हैं कि तुम्हारा होने वाला पति तो कलुआ है, सुने हैं कि होने वाला तुम्हारा पति जो है राम कुमारू तो कलुआ है। तो प्रिया खिसिया जाती है कि कोई बात नहीं। प्रिया जो है खिसिया जाती है, बोलती है कोई बात नहीं। तो प्रिया बोलती है तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में प्रिया खिसिया जाती है। तो प्रिया कहती है सुनो रामलाल, मेरे राम कुमार को तुम कुछ नहीं बोलोगे। सुनो रामलाल, प्रिया कहती है सुनो रामलाल, काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। तब जाके ये डायलॉग देती है प्रिया गुस्से में, कहती है कि काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। अरे फरहान आलम जी, देख लिया आपका कमेंट भाई।
ठीक है, चलो खैर वापस आते हैं। तो यहां पर शुक्ल से गांधी जी वादा करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि शुक्ल तुम चिंता ना करो, हम जो है मार्च अप्रैल में आएंगे और तुमसे मुलाकात करेंगे। अब भैया ये इंतजार में शुक्ल एकदम इंतजार कर रहे हैं कि अब गांधी जी आएंगे, अब गांधी जी आएंगे। गांधी जी लेकिन आने को तैयार नहीं होते हैं और गांधी जी अभी तक नहीं पहुंचे। तब जाकर शुक्ल जो है एक चिट्ठी लिखता है गांधी जी को। शुक्ल जो है एक चिट्ठी लिखता है गांधी जी को, है ना। और शुक्ल उस समय क्या करता है मेरे भाई? शुक्ल चिट्ठी लिखता है किसको? तो महात्मा गांधी को शुक्ल चिट्ठी लिखता है। क्या चिट्ठी लिखता है मैं आपको बताता हूं। ये यही चिट्ठी है जो लोग पटना जंक्शन पे जाते हैं तो पटना जंक्शन पे ये चिट्ठी वहां पड़ी होगी। ये चिट्ठी ये लिखता है, ध्यान दीजिएगा, यही वो चिट्ठी है। ये चिट्ठी 27 फरवरी 1917 को बेतिया में लिखते हैं राजकुमार शुक्ल। और हम पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारे काम का है जो हम यहां से पढ़ देते हैं। शुक्ल कहते हैं कि हम अपना वह दुख जो हमारी 19 लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहा है सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते हैं। बस केवल इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहां की प्रजा, जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है, किस प्रकार कष्ट सहकर पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रही है। ये गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं। उसके बाद वो यहीं नहीं रुकता है साहब। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये लिखते हैं इसमें, यहां पे देखिए, हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस और फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, अर्थात मैं मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊंगा। बस अब समय आ गया है श्रीमान, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के लिए टकटकी लगाए बैठी है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख किसानों का उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। और जब ये चिट्ठी मिलती है तो गांधी जी बड़े चिंतित होते हैं। और उसके बाद उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में होते हैं। हम यहां से कलकत्ता में मिलो। शुक्ल के पास पैसा नहीं होता है। हाँ अमरदीप जी, देख लिया है मैंने। शुक्ल के पास जो है, शुक्ल के पास पैसा नहीं होता है। शुक्ल डेड बॉडी वाली गाड़ी में, ट्रेन पर फ्री में गाड़ी में चढ़ जाते हैं, मोकामा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, मोकामा से ट्रेन पकड़कर कलकत्ता जाते हैं। तब तक गांधी जी वहां से उड़ीसा चले गए होते हैं। शुक्ल फिर चिंतित हो जाते हैं, क्या गांधी जी आप हमको कलकत्ता बुला लिए और आप खुद उड़ीसा चले गए। शुक्ल वापस आ जाते हैं। जब गांधी जी उड़ीसा से वापस कलकत्ता आते तो उनको पता चलता है कि शुक्ल नाम का आदमी आया था। गांधी जी दोबारा खबर करते हैं, शुक्ल आइए मिलिए। शुक्ल आते हैं, मिलते हैं, गांधी जी से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद उनका बेटा, गांधी जी का बेटा ट्रेन का टिकट काटता है और तब जाकर महात्मा गांधी और साथ में राजकुमार शुक्ल 9 अप्रैल को चलते हैं कलकत्ता से और 10 अप्रैल को पटना जंक्शन पहुंचते हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल को साथियों, 10 अप्रैल को जो है शुक्ल क्या होते हैं, महात्मा गांधी पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचते हैं। अब जब गांधी पटना पहुंचते हैं तो अपने दोस्त के घर जाते हैं। इनका दोस्त का घर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके घर दोस्त हैं। आप लोग पटना में अगर रहते हैं तो मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स जानते होंगे, बंदर बगीचा। इनका घर बंदर बगीचा में है। अब बंदर बगीचा में मिलने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है अपने घर पर नहीं है। राजेंद्र प्रसाद अपने घर पर नहीं है। उसके बाद जब इनसे मिल लेते हैं, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हो जाती है, नहीं मुलाकात हो पाती है। जब इनसे मुलाकात नहीं हो जाती, इनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम होता है मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक। दोनों लोगों ने एक साथ लंदन में पढ़ाई करी थी, वकालत की। इनका घर है
सिकंदर मंजिल, इनका घर है सिकंदर मंजिल। फ्रेजर रोड में आपने सेंट्रल मॉल देखा होगा पटना में, पटना में फ्रेजर रोड में एक सेंट्रल मॉल है। एग्जाम में पूछता है कि सिकंदर मंजिल किसके घर का नाम है, तो मौलाना मजरुल हक के घर का नाम है। सिकंदर मंजिल में जाते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद फिर यहां से निकलते हैं और ये फिर चले जाते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में इनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम होता है जेबी कृपलानी। ये टीचर होते हैं पेशे से, पेशे से जेबी कृपलानी। एग्जाम में पूछता है कि गांधी के कौन से मित्र शिक्षक थे, तो यही थे, हम लोग की तरह टीचर हुआ करते थे। तो जेबी कृपलानी जो हैं शिक्षक होते हैं, यहां पर इनको रिसीव करने आते हैं रात में 1 बजे रेलवे स्टेशन पर, और गांधी यहां चंपारण में रुकते हैं। चंपारण में वहां पे लोग आके कमिश्नर कहते हैं कि आप वापस चले जाइए, आपको हम चंपारण जाने नहीं देंगे। गांधी कहते हैं कि हम चंपारण जइबे करेंगे। ठीक है, गांधी कहते हैं कि हम चंपारण जइबे करेंगे। लाख रोकने के बाद गांधी के साथ बहुत सारे नेता होते हैं। जैसे सबसे पहले नेता का नाम आपको पता होना चाहिए। गांधी के साथ जो नेता होते हैं उनमें नाम होता है, सबसे ऊपर तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के साथ दूसरे होते हैं राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा महादेव देसाई, उसके अलावा गांधी के 2 बड़े करीबी शंभू शरण शर्मा और नरहरि पारेख। इसके अलावा गांधी के 2 करीबी जिन्होंने गांधी का खूब बिहार में साथ दिया, जिनका नाम था ब्रज किशोर सिन्हा और राम नवमी प्रसाद। ब्रज किशोर सिन्हा और राम नवमी प्रसाद। इसके अलावा नारायण सिन्हा, इसके अलावा मजहरुल हक बाद में आके शामिल हो जाएंगे। ये सब नाम पूछता है ना। कैसे पूछेगा? आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन गांधी के साथ चंपारण आंदोलन में शामिल थे, नाम दे देगा रामनवमी प्रसाद, नारायण सिन्हा। तो आपको नाम ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बताएंगे? उसके अलावा गांधी के शिक्षक मित्र जेबी कृपलानी। चंपारण में जब बातचीत होती है गांधी, चंपारण में गांधी की बातचीत, गांधी चंपारण का साठी एक जगह है नरकटियागंज में, साठी में 8000 किसानों का बयान लिखते हैं। यही पूछा था उत्तर प्रदेश में। 8000 किसानों का बयान नोट करते हैं, और जब 8000 किसानों का बयान नोटने के बाद वापस मोतिहारी लौटते हैं। मोतिहारी में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है कि आप भागिए, जल्दी यहां से खाली करिए। गांधी कोर्ट में पेश होते हैं। जब कोर्ट में, ये कोर्ट का परिसर है, लाखों लोग गांधी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तब जज साहब भी घबरा जाते हैं और जज साहब इन्हें बेल दे देते हैं। तो गांधी कहते हैं कि मेरे पास बेल बॉन्ड भरने का भी पैसा नहीं है, जेल भेज दीजिए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में, हाँ, शुक्ल तो ऑलरेडी थे, शुक्ल तो थे। अब शुक्ल के बारे में जब आप बात किए ही हैं, तो जब गांधी चंपारण का दौरा कर रहे थे, जब गांधी चंपारण आए तो शुक्ल ने एक बयान दिया। शुक्ल जैसे ही गांधी चंपारण पहुंचे तो शुक्ल जो है साइकिल उठाए और अपनी साइकिल पर, शुक्ल जो है अपनी साइकिल पर क्या किए साथियों, साइकिल पर जो है शुक्ल जो है क्या किए, तो पूरे साइकिल पर चंपारण घूम गए और उन्होंने लोगों से क्या कहा जानते हैं? उन्होंने लोगों से, चलिए चलिए चंपारण में एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की
समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये कहते हैं कि चंपारण में एक ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से चंपारण की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है संजीव कुमार जी, ये वो कह रहे हैं सर ये क्लास लाइव नहीं है क्या? मारे में जूता खोल के नो तो बियाह जो है कलुआ देवी से हो जाए, समझ ले लीस वो का कहेंगा। नाम है संजीव कुमार और मैसेज में लिख रही है कि आज पहली बार मैसेज कर रही हूं, तो खुद फर्जी है, लड़का है कि लड़की है पता नहीं है। नाम है संजीव कुमार, लिख रही है रही हूं। ठीक है। और इस तरह से जो है चंपारण में जब पूरा यहां पे कोर्ट में बेल होता है तो यहां पे बोला जाता है कि भाई एक कमिटी बनाइए और लोगों की समस्या का समाधान करिए। तब जाकर अंग्रेज के साथ मिलकर एक कमिटी बनाई जाती है और उस कमिटी का नाम क्या होता है? एक कमिटी का गठन होता है। उस कमिटी का नाम होता है चंपारण एग्रीग्रेरियन सोसाइटी। इस कमेटी में महात्मा गांधी शामिल होते हैं। ये कमेटी लोगों से मिलती है, जुलती है, लोगों की समस्याओं को सुनती है और सुनने के बाद दो बड़े फैसले करती है। पहला फैसला ये कमेटी क्या करती है? तीन कठिया प्रथा को समाप्त करती है। दूसरा, जो किसानों की अवैध वसूली हुई थी, याद है ना कि जमीनों को मुक्त करने के नाम पर जो मैंने बताया था कि एग्रीमेंट से फ्री करना है, जमीनों का जो अनुबंध हो रहा था, मोटा पैसा लिया जा रहा था ये वाला कि अगर अपनी जमीन अनुबंध से मुक्त करवाना चाहते हैं तो मोटी रकम देनी होगी। तो लोगों से पैसे वसूल किए गए थे, बहुत सारे किसानों से। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में किसानों को अवैध वसूली जो किया गया था, उस अवैध वसूली का, यही एग्जाम में आता है, 25% वापस करने का आदेश दिया गया कि भाई जितना जितना पैसे वसूले गए हैं उसका 25% जो है वसूला जाए, वापस किया जाए। और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के दम पर गांधी का ये क्या हो गया? प्रथम सफल सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह हुआ और गांधी जी ने सत्याग्रह के दम पर जो है सब कुछ सही करवा दिया। और जब यह आंदोलन समाप्त हुआ तो इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसी के बाद महात्मा गांधी जो है क्या बने? तो इसी के बाद महात्मा गांधी महात्मा बने। समझ में आया? यही वो आंदोलन था जिसके बाद महात्मा गांधी जो है क्या बने? तो महात्मा बने। अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे बताइए, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इतना क्लियर है तो बताइए, और फिर इसके बाद अगर क्लियर नहीं है तो आगे की बातचीत करेंगे। फिर कमेंट करिए एक बार, यस सर, नो सर, कुछ कमेंट कर दीजिए
ताकि हम लोग को लग जाए कि हाँ सर ठीक है। गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन जिसमें गांधी ने भाग लिया था यही है भैया, लिख दें, ये भी लिखना पड़ेगा क्या? प्रथम किसान आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, ये प्रथम किसान आंदोलन जिस पर भाग लिया था महात्मा गांधी से। ठीक है सर, चंपारण आंदोलन का किसने विरोध किया था? यस, इट इज गुड क्वेश्चन। ये लड़का ना पढ़ा हुआ है, ये एग्जाम का सुपर हिट क्वेश्चन है। चंपारण का विरोध किसने किया था? चंपारण आंदोलन का विरोध एनजी रंगा ने किया था। सभी लोग एक बार कमेंट करिए, नाम याद हो जाएगा। एनजी रंगा, एनजी रंगा ने इस आंदोलन का विरोध किया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? एक बार हाँ ना करके कमेंट कर दीजिए। कोर्ट में विवाद हुआ, कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया चली। एक्चुअली गांधी को वहां के कमिश्नर चाहते थे कि छोड़कर वापस हटा दिया जाए। ठीक है, अब आइए यहां पर एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसका नाम है बत्तख मियां। ये भी मामला समझ लीजिए क्या है। मामला क्या हुआ कि जब गांधी चंपारण आए तो चंपारण के उस समय कमिश्नर हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, जो आगे चल के भारत के वायसराय बनेंगे। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी और इनके साथ राजेंद्र प्रसाद को खाने पर बुलाया। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? खाने पर आमंत्रण दिया। इन दोनों लोगों को रात्रि भोज में आमंत्रित किया। और उसी टाइम पीरियड पर इरविन का जो खानसामा हुआ करता था, खानसामा का मतलब क्या? खानसामा का मतलब कुक होता है, खाना बनाने वाला कुक। ये कुक यहां के लोकल हुआ करते थे जिनका नाम था बत्तख मियां, मुसलमान हुआ करते थे। और मामला यह था कि इसी टाइम पीरियड में मेरे दोस्तों, इसी टाइम पीरियड में ये जो बिहार है ना, ये मान लीजिए कि ये बिहार है। मान लेते हैं कि नहीं, मान कैसे लें, बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार का ये जो शाहाबाद वाला क्षेत्र है ना, ये सासाराम, मोहनिया, रोहतास, यहां पर ना भीषण हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था। तो हिंदू मुसलमान में टेंशन बहुत था। तो इस आदमी ने सोचा कि अगर गांधी जी यहां चंपारण में आए हैं, और गांधी जी तो हिंदू हैं, और गांधी जी अगर हिंदू हैं और गांधी जी को अगर एक मुसलमान उनका जान मार दे, उनको मौत के घाट उतार दे, तो सोचिए पूरे देश में दंगा हो जाएगा। तो ये इरविन इस मौके का फायदा उठा के एक मुसलमान के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कराना चाहता था, ताकि पूरे भारत में दंगा फैल जाए और फिर से भारत पर वो अगले 100-200 साल तक शासन कर सके। ठीक है, तो अब मामला क्या हुआ था समझिए। जब ये खाने पर आमंत्रण किया ना, तो इस बत्तख मियां को इरविन ने कहा कि तुम खाना खिलाने के बाद दूध लेकर आना और दूध में जहर दे देना। ठीक है, अब ये दोनों लोग टेबल पर बैठे, टेबल पर यहां पे 3 लोग बैठे, खाना चल रहा था। खाना खत्म हुआ तो ये आदमी आया गिलास में दूध लेकर। जब दूध लेकर के आया तो टेबल, बेचारा तो बिहार के ही थे, ये चंपारण के ही थे, तो ये टेबल पे जब गिलास में दूध दिए ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बिहार के थे, भोजपुरी समझते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को धीरे से कह दिया कान में, मतलब वहीं पे बोल दिया कि एकरा में जहर बा, भोजपुरी में बोल दिया कि एकरा में जहर बा।
अब राजेंद्र प्रसाद समझ गए कि इसमें जहर है, तो राजेंद्र प्रसाद ने चतुराई से उसको हाथ से ऐसे लगा दिया, तो दूध नीचे गिर गया। और जब दूध नीचे गिरा तो एक बिल्ली दौड़ी दौड़ी आई उधर से, घर में तो बहुत सारे बिल्ली उल्ली रखते थे वो लोग, दौड़ी दौड़ी आई और जैसे ही चाटी उसी समय मर गई। राजेंद्र प्रसाद समझ गए कि इसमें बहुत हेवी पावर का जहर था कि चाटते मर गया। ठीक है, और वैसी परिस्थिति के अंदर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ चुके थे और इस प्रकार से बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचा ली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बत्तख मियां के पूरे परिवार को कैद कर दिया इरविन ने कि तुम कुछ ना कुछ खेल कर दिया है, और महात्मा गांधी यहां से जिंदा बच के निकल गए। आज भी आप जब मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, आज भी जब आप मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पीछे वाले गेट से जब आप निकलेंगे ना, तो वहां पर एक द्वार बना हुआ है और उस द्वार के ऊपर लिखा हुआ है बत्तख मियां द्वार, देखिएगा जाके। समझ में आई बात? अब एक और सवाल उठता है कि राजकुमार शुक्ल ने पहले गांधी कहा, एक मेरे भाई पूछ रहे हैं, मैंने यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिखा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी गांधी जी को, लेकिन पहली बार राजकुमार शुक्ल ने ही कहा था, लेकिन उसको इतिहासकार नहीं मानते हैं, बोलता है कि ना, एग्जाम में आपको टिक करना पड़ेगा रविंद्रनाथ टैगोर ही। हालांकि गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने ही जब साइकिल उठा के गांव गांव यात्रा किया, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसे महात्मा आए हैं, तो महात्मा का संबोधन तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, लेकिन एग्जाम वाला कहता है कि नहीं, उपाधि किसने की, तो आप एग्जाम में टिक करिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और इस प्रकार से एक मुसलमान ने, यानी एक बत्तख मियां ने महात्मा गांधी की जान बचा ली। सोचिए, आप जरा एक बार आंख बंद करके सोचिए कि अगर उस टाइम पीरियड पर अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती और एक हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाता, पूरे देश में आग लग जाती, इस बात को समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से साथियों क्या हुआ, तो इस प्रकार से ये चंपारण सत्याग्रह आपका समाप्त हुआ। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि चंपारण सत्याग्रह में कोई क्वेश्चन आएगा। हालांकि अगर आप आईएएस वगैरह के लिए रहते तो मैं बताता कि स्वदेशी भी किसी अन्य अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। ये महात्मा गांधी ने कहा था। एक व्यक्ति हुआ करते थे, दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर गीत लिखा था। उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है ना, तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। आज की क्लास में यहीं पर छोड़ते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। मेरे अगले क्लास का टाइम हो गया है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास में आपको आज चंपारण समझ में आया होगा। चंपारण से जुड़े हुए जितने प्रश्न बनते हैं उनको आज घर पे आप जरूर बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपसे भारत के तमाम परीक्षा में, भारत की कोई परीक्षा हो, आईएएस से लेकर कांस्टेबल तक में, सभी के सवाल आपसे बन जाएंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर कोई सवाल नहीं बन पाता है तो अगली क्लास में जरूर पूछें। इस क्लास में आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।